नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.0 टीवी में रिब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। तो सबसे पहले क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अगस्त के पहले दिन क्रिप्टो करेंसी फिसला नीचे। बिटकॉइन ने किया $23,000 के करीब ट्रेड। इंडिया का इन्फोसिस फिनैकल ने IFSCA के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में की एंट्री। सिंगापुरियन क्रिप्टो लेंडर वॉल्ट ने कोर्ट से हासिल किया 3 महीने का मॉरेटोरियम। यूके फाइनेंस रेगुलेटर ने की सख्त एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस की घोषणा। फेडेरिको क्लैपिक्स ने खुद को बताया मिस्टीरियस NFT आर्टिस्ट पैक। हार्डवेयर वॉलेट मेकर लेज एडिशनल $100 मिलियन जुटाने के लिए कर रहा है बातचीत। XMR माइनस बॉयकॉट के बाद मोनेरो का बिगेस्ट माइनिंग पूल 12 अगस्त को होगा बंद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोमवार को इवनिंग ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी को नीचे फिसलते हुए देखा गया, जो एक सबड्यूड रिस्क एपिटाइट को दर्शाती है। वही वीकेंड में $24,500 पर जाने के बाद बिटकॉइन ने $23,200 के करीब ट्रेड किया। की इंडाइसिस के जुलाई में 2020 के बाद अपने सबसे अच्छे महीने के साथ खत्म होने के बाद ट्रेडिंग एक नए महीने की शुरुआत में यूएस स्टॉक्स में गिरावट आई। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट S&P 500 इंडेक्स को सोमवार के अर्ली ट्रेड्स में 0.4% नीचे जाते हुए देखा गया, जबकि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.3% की गिरावट आई। वही टेक्नोलॉजी फोकस नैस्डैक 100 में 0.3% की गिरावट देखी गई। ट्रेडर्स द्वारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फेडरल फंड्स फ्यूचर्स ने सोमवार को 21.5% संभावना दिखाई कि फेड साल के अंत तक अपनी की इंटरेस्ट रेट को 3.5% और 3.75% या उससे ज्यादा के बीच बढ़ा देगा। पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व मीटिंग के बाद नीचे आने के बाद ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। इस हफ्ते के अंत में नॉन फार्म पेरोल डेटा सहित कई इकोनॉमिक डेटा से पहले इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.3% की गिरावट के साथ अराउंड $23,140 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 3.3% नीचे जाते हुए अराउंड $1,650 पर देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट देखी गई। इंडिया बेस्ड इन्फोसिस फिनैकल को अपने ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए IFSCA रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में एक्सेप्ट किया गया है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के फर्स्ट फेज के दौरान इन्फोसिस फिनैकल 6 बैंक्स के साथ काम करेगा, जिसमें फेडरल बैंक, HDFC बैंक, HSBC, ICICI बैंक, RBL बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम शामिल है। कोलैबोरेशन मुख्य रूप से ब्लॉकचेन बेस्ड बायर्स क्रेडिट सॉल्यूशन के टेस्टिंग पर कंसंट्रेट करेगा, जो इंपोर्ट पेमेंट्स और ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन करेंसी में शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। ये गिफ्ट सिटी के क्लाइंट्स को सर्विस देने वाले बैंक्स के लिए SaaS बेस्ड ऑफरिंग के रूप में अवेलेबल होने वाले सॉल्यूशन के प्रीकर्सर के रूप में काम करेगा। गिफ्ट सिटी इंडिया के गुजरात स्टेट में एक प्लान बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में काम करने वाली कंपनीज की मदद करने के लिए एक बिजनेस डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। फिनैकल ट्रेड बैंक्स, कॉर्पोरेशंस और अलग अलग ट्रेड पार्टनर्स जैसे शिपिंग कंपनीज, इंश्योरर्स और कस्टम एजेंसीज को एक यूनिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर कनेक्ट करेगा, जिससे ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसेस के इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोमेशन को सक्षम किया जा सकेगा। इम्बैटल कॉइनबेस बैक्ड क्रिप्टो लेंडर वॉल्ट ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने और किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट क्रेडिटर्स से प्रोटेक्शन जारी रखने के लिए सिंगापुर हाई कोर्ट से 3 मंथ मॉरेटोरियम हासिल की है। फर्म के पास अब अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए 7 नवंबर तक का समय है। जुलाई की शुरुआत में यह बताया गया था कि नेक्सो ने 100% वॉल्ट को एक्वायर करने के लिए एक टर्म शीट पर साइन किया था। ऐसे में कोर्ट ने वॉल्ट के क्रेडिटर्स को एक कमिटी बनाने को भी कहा है। ट्रबल क्रिप्टो लेंडर पर अपने
क्रेडिटर्स का $400 मिलियन से ज्यादा बकाया है, जिनमें से 90% इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर डिपॉजिट से ओरिजिनेट हुआ है। जुलाई की शुरुआत में वॉल्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट्स को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें 12 जून से विड्रॉल्स में $198 मिलियन देखे गए थे। कंपनी ने पहले कहा था कि वो अपने 30% स्टाफ की कटौती कर रही है। यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी FCA ने हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड मिसलीडिंग एडवर्ट से निपटने में मदद करने के लिए 1 अगस्त को मजबूत नियमों को अंतिम रूप दिया है। इन रूल्स के दूसरे हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स के सेम अप्रोच को फॉलो करने की संभावना है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना अभी भी बहुत रिस्की है, इसलिए लोगों को क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पैसे खोने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एडवर्टीजमेंट्स को ऑथोराइज और जारी करने वाली कंपनीज के पास हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का पालन करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के बीच सही मैच ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कभी कभी चेक करने की भी जरूरत हो सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स जैसे रेफर अ फ्रेंड बोनसेस पर बैन लगा दिया जाएगा और फर्म्स को क्लियर और ज्यादा प्रोमिनेंट रिस्क वार्निंग्स का उपयोग करने की जरूरत होगी। फ्रेडरिको क्लैपिस, एक डिजिटल आर्टिस्ट, ने अपनी ट्विटर आईडी का इस्तेमाल करते हुए खुद को पैक होने का दावा किया है। पैक एक डिजिटल आर्टिस्ट, क्रिप्टो करेंसी क्रिएटर और प्रोग्रामर है, जिसकी पहचान हमेशा गुमनाम रही है। फेडरिको क्लैपिस पैक हो सकते हैं क्योंकि वो खुद अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कई आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पैक से उलट वो अपनी आइडेंटिटी के साथ फोर्थकमिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। वो अपने परफॉर्मेंस के एक भाग के रूप में अलग अलग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने के लिए इटली में फेमस है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज ने खुद को पैक होने का दावा किया है। यहां तक कि पॉप स्टार पेरिस हिल्टन भी पैक होने का दावा कर चुकी है। हार्डवेयर वॉलेट मेकर लेजर पिछले साल अपने बड़े $380 मिलियन सीरीज सी राउंड के बाद एडिशनल $100 मिलियन की मांग कर रहा है। फ्रेश फंडिंग से फर्म को जून 2021 में $1.5 बिलियन की तुलना में हायर वैल्यूएशन मिलेगा। लेजर का प्लान बताता है कि रिसेंट मंथ्स में क्रिप्टो मार्केट में डिप्रेस्ड कंडीशन की शुरुआत के बावजूद इंडस्ट्री के ऐसे एरियाज है जिनके लिए इमीडिएट आउटलुक पॉजिटिव दिखता है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट में। उसकी वेबसाइट के अनुसार लेजर के अब तक 4 मिलियन कस्टमर्स है। मोनेरो के सबसे बड़े माइनिंग पूल MineXMR ने 12 अगस्त तक बंद की घोषणा की है और ये डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर यानी P2P पूल में स्विच के साथ कंटिन्यू रहेगा। करंटली MineXMR नेटवर्क के 44% से ज्यादा हैश रेट को कंट्रोल करता है। हालांकि इसने मोनेरो कम्युनिटी में हलचल पैदा कर दी है, जो अलग अलग फोरम्स और सोशल मीडिया साइट्स पर विवाद कर रहा है कि क्या ये डिसेंट्रलाइज को खतरे में डालेगा या नहीं। इसी तरह के आरोप मोनेरो सेंट्रिक सब रेडिट पर लगाए गए हैं। इस सब रेडिट पर कम्युनिटी मेंबर्स बॉयकॉट MineXMR ट्रेंड कर रहे थे, जबकि इस बात पर जोर दिया गया था कि पुल 51% के बहुत करीब है। 51% अटैक का मतलब है कि एक माइनर पूरी तरह से हैश पावर के बल्क को कंट्रोल करके पूरे नेटवर्क को टेक ओवर कर सकता है। इस तरह के असॉल्ट्स के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट ब्लॉकचेन रीऑर्गेनाइजेशंस और नेटवर्क पर डबल स्पेंड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लगभग $2.81 बिलियन के मार्केट वैल्यू के साथ मोनेरो XMR आज सबसे लार्जेस्ट प्राइवेसी कॉइन है। XMR की कीमत हाल के 2 हफ्तों के जनरल मार्केट रिबाउंड के दौरान 20% बढ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।